हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। बेसिकली द डिसऑर्डर रिलेटेड टू जीन्स, और ऐसे ही डिसऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। क्लियर है क्या? तो पहले हम लोग बात करते हैं पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है? पेडिग्री एनालिसिस बेसिकली ये एक एक तरीके का डिफेक्ट की एनालिसिस है, क्योंकि हम लोग ह्यूमंस पे ना एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते। कर तो सकते हैं बट इट इज नॉट लीगल और नॉट वैलिड। मतलब कि ये ठीक बात नहीं कि हम ह्यूमंस पे अप्लाई करें, उसको मेटिंग करवाएं, फिर इससे ऑफस्प्रिंग हो। तो इस तरह से हम उनके अंदर इस तरह के डिफेक्ट है। जैसे हम लोग प्लांट्स पे कर सकते हैं इस तरह के एलिमेंट, प्लांट ब्रीडिंग के दौरान सब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन यही एक्सपेरिमेंट हम लोग ह्यूमंस पे नहीं कर सकते हैं। कुछ सोशल स्टिग्मा भी होती है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं और बहुत सारी वगैरह बहुत बातें होती है। तो इसके लिए हम लोग ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट करने सकते हैं। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि किसी प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म में किस तरीके का डिफेक्ट वगैरह है या कैसे है, उनके फैमिलीज को देखते हुए, उनके जनरेशन को देखते हुए हम लोग ऐसा पता कर सकते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से ये आपके पास डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो उसमें हम लोग बात करते हैं पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। Basically, it is the study of ancestral history of human, of transmission of genetic character from one generation to the next generation। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल में क्या है, द्वारफिज्म पता करते हैं, एल्बिनिज्म पता करते हैं, कलर ब्लाइंडनेस पता करते हैं, हेमोफीलिया की हम लोग एनालिसिस करते हैं किसी का हेमोफीलिया है कि नहीं है। क्लियर है क्या? कौन कैरियर है, कौन अफेक्टेड है या कौन अनअफेक्टेड है, कौन हेल्दी है, इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। बेसिकली अगर हम लोग पेडिग्री बात करें, इट मीन्स इट इज अ फैमिली ट्री, जहाँ पर हम लोग इनके डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिली को, मतलब पेडिग्री को क्या बोलते हैं, फैमिली ट्री बोलते हैं। इसी बात क्लियर है क्या आपको? नेक्स्ट हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसमें कुछ हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं, मतलब उन फैमिलीज को एनालाइज करने के लिए हम लोग कुछ सिंबल्स की यूज करते हैं। उन सिंबल्स में पहला आता है द स्क्वायर। अगर कोई स्क्वायर शेप का हुआ तो इट विल रिप्रेजेंट दैट इट इज अ नॉर्मल मेल। जिस तरीके से हम लोग मॉर्फोलॉजी में बात करते हैं ना, जब मॉर्फोलॉजी फ्लोरिंग प्लांट्स में हम लोग पढ़े थे, तो मेल्स को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, मेल से कुछ इस तरीके से लिखते हैं, फीमेल से कुछ इस तरीके से लिखते हैं ना। तो दीज आर द सिंबल्स। उसी तरीके से यहाँ पर पेडिग्री एनालिसिस में स्क्वायर को हम लोग, मतलब नॉर्मल मेल को स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यही स्क्वायर शेडेड हो गया तो इट इज द अफेक्टेड मेल। क्लियर है क्या? नेक्स्ट बात करते हैं सर्कल की। अगर सर्कल अगर है, नॉर्मल है, तो इट इज द नॉर्मल फीमेल। अगर ये शेडेड है तो इट इज द अफेक्टेड फीमेल, मतलब क्या है, इसके पास डिजीज है। क्लियर है क्या? उसी तरीके से आपके पास क्या है, अगर हम एक स्क्वायर को सर्कल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मिला दिए, इसका मतलब इन दोनों के बीच की मेटिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब इन दोनों की शादी हुई, मतलब इन दोनों के प्रोजेनी होगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, ये सर्कल है, मतलब ये स्क्वायर है, और स्क्वायर का ये लाइन के साथ मैच कर दिया मैंने, इसका मतलब इन दोनों से ये सारे के सारे प्रोजेनी होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये आपके पास 5 प्रोजेनी है। प्रोजेनी कितना भी हो सकता है, डिपेंड करता है उनके पेरेंट्स पे कि कितने बच्चे वो चाहते हैं, कितने वो ऑफस्प्रिंग चाहते हैं, उन पे डिपेंड करता है, और उसी बना पर क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग होते हैं। तो दिस इज द मेल चाइल्ड, दिस इज फीमेल, दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल, दिस इज फीमेल। यहाँ पर कोई भी अफेक्टेड नहीं है। हाँ, ये है कि कैरियर हो सकता है, कैरियर हो सकता है। एक पॉइंट है, कुछ एक शेप आपके पास रोम्बस शेप का, मतलब काइट शेप का है, मतलब इन्वर्टेड स्क्वायर वी कैन से। इट इज सेक्स अनस्पेसिफाइड, मतलब उनका अभी जेंडर पता नहीं कि मेल है या फीमेल, या मतलब उसमें मेंशन नहीं किया गया है। क्लियर है क्या? एज इट में मेल और फीमेल। क्लियर है क्या? नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस अगर दिया हो, कैसे समझेंगे। बेसिकली अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस चाहे तो दोनों फीमेल होगा या चाहे दोनों मेल होगा। अगर दो स्क्वायर इस तरीके से अटैच है, हॉरिजॉन्टल लाइन साथ में इस तरीके से है, इसका मतलब क्या है, ये एक जाइगोट से बनने वाला दो मेल है। इस तरीके से यहाँ पर भी है, एक जाइगोट से मिलने बनने वाला दो फीमेल है, और दोनों कैसा है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस है। अगर डाई जाइगोटिक का मतलब क्या, अच्छा मोनोजाइगोट क्या होता है, ये एक ही एक से बनते हैं, एक ही एक से बनते हैं। एक ही, तो जो जाइगोट होता है एक जाइगोट से बनते हैं, मतलब एक एग होगा, एक स्पर्म होगा, जिसमें फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। उसमें क्लीवेज के दौरान कंप्लीटली अगर क्लीवेज नहीं हो पाता है, दो पार्ट में बढ़ जाते हैं। तो इनके लिए मैं आपको अलग मोनोजाइगोट ट्विंस होती क्या है, इसके लिए मैं आपके पास एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगा।
आप उसमें इनको आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। आपको इसी चैनल में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट आपके पास डाइजाइगोट ट्विंस, मतलब दो जाइगोट से ट्विंस बनेंगे। तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये दोनों दोनों सेम भी हो सकता है, मतलब मेल मेल भी हो सकता है, फीमेल और फीमेल भी हो सकता है, और मेल भी हो सकता है। दो जाइगोट है, इसका मतलब कि दो एग भी हुआ होगा। जब दो एग होगा तो दो स्पर्म से फर्टिलाइज भी किया होगा वो। सो इट विल बी डाइजाइगोटिक ट्विंस। बात क्लियर है क्या आपको? क्या नेक्स्ट बात करते हैं, अगर ये अफेक्टेड हो तो हम लोग कैसे बात करेंगे। तो ये वाला जो है आपके पास क्या है, अफेक्टेड मेल है, अफेक्टेड फीमेल है, और ये इसका अफेक्टेड है सेक्स अनस्पेसिफाइड, मतलब मेल हो गया, मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, इनका हमें सेक्स पता नहीं है, पर तीनों का तीनों सिंबल क्या है, अगर शेडेड हुआ तो इट इज अफेक्टेड, मतलब इट विल बी डिजीज। कैसा होगा? ये डिजीज कंडीशन में होगा। क्लियर है क्या? कहीं पे सिंबल इस तरीके से रोम्बस शेप में दिया हुआ हो और उसके अंदर 5 लिखा हो या कोई नंबर लिखा, उसका मतलब इट इज 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। यहाँ पे शेडेड 5 हो तो 5 अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग इस तरीके से एक स्क्वायर को डबल लाइन से किसी सर्कल से मिला दिए, इसका मतलब क्या हुआ? इट इज अ मैरिज बिटवीन द रिलेटिव्स, मतलब कजन्स के बीच में ये मेटिंग है, ये क्या है? मैरिज है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सेंजीनियस जीनियस मेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सेंजीनियस मेटिंग बोलते हैं। बात समझ में आ रही क्या? नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। अगर आपके पास स्क्वायर हाफ शेडेड है, इसका मतलब क्या है? हेटेरोजाइगस मेल है, या फिर वी कैन से इट इज द कैरियर। क्लियर है क्या? अगर हाफ शेडेड सर्कल है तो हेटेरोजाइगस फीमेल और इट इज द कैरियर। अगर कोई सिंबल इस तरीके से हो, इसका मतलब क्या है? इट इज स्टिल बर्थ, मतलब बर्थ हुआ नहीं है या फिर एबॉर्शन हो चुकी। क्लियर है क्या? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऑटोसोमल कैरेक्टर्स इन ह्यूमन। ऑटोसोमल कैरेक्टर्स इन ह्यूमन, तो हम एक तरफ बात करेंगे कैरेक्टर की, दूसरा इसमें कौन डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। अक्सर कर आप जब आपने आसपास देखेंगे तो आई कलर देखते होंगे। जनरली ब्राउन आई कलर और ब्लैक आई कलर क्या होता है? पूरे पॉपुलेशन में होती है। दिस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर। पर यहाँ पर ब्लू आइज एक सॉन्ग भी है, तो ब्लू आइज क्या होती है यहाँ पर? ये रिसेसिव कैरेक्टर होती है, बहुत कम पाई जाती है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आपके पास ईयरलॉब्स, ये फ्री एयरलॉब्स होना ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। फ्यूज एयरलॉब्स होना ये एक कैसा कैरेक्टर है आपके पास? रिसेसिव कैरेक्टर है। वैसे हेयर का पैटर्न है, हेयर पैटर्न का मतलब क्या? हेयर पैटर्न का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि चाहे स्मूथ है, मतलब कर्ली है, या फिर स्ट्रेट है। तो कर्ली हेयर क्या डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, स्ट्रेट हेयर कैसा होता है? रिसेसिव कैरेक्टर होता है। चिक में डिंपल होना ये डोमिनेंट होती है। नॉर्मल चिक होना मतलब जब कोई मुस्कुराता है या फिर नॉर्मली कुछ फेस में कुछ चेंज आती है तो अब यहाँ पे डिंपल सी बनती है, उसको हम लोग क्या मतलब कुछ डीप स्ट्रक्चर बनती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिंपल बोलते हैं। क्लियर है क्या? तो डिंपल डोमिनेंट कैरेक्टर है। नॉर्मल क्या है? नॉर्मली इट इज अ रिसेसिव कैरेक्टर। रोलिंग ऑफ टंग, मतलब टंग को रोल कर सकते हैं, मतलब बैक साइड नहीं, बिल्कुल दो लेटरल साइड से फोल्ड करना, दैट इज द रोलिंग ऑफ टंग। रोलर क्या होगा? रोल करने वालों को क्या बोलते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर है। जो न कर पाए इट इज द रिसेसिव कैरेक्टर। आरएच फैक्टर में आरएच पॉजिटिव होता है डोमिनेंट, आरएच नेगेटिव होता है रिसेसिव। स्किन पिगमेंटेशन में नॉर्मल स्किन जब हम लोग के पास है, जो नॉर्मली मैक्सिमम पब्लिक के पास, मैक्सिमम पॉपुलेशन के पास होती है, तो इट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर। एल्बिनो मतलब व्हाइट इन कलर, एल्बिनो मतलब व्हाइट इन कलर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज द रिसेसिव कैरेक्टर। अगर हमें कोई फैमिली को बताना हो कि उसमें किस तरीके से कैसे क्या क्या है, एक मेल है फीमेल के बीच में शादी होती है, मैटिंग होती है, एक मेल चाइल्ड बनता है, फीमेल अफेक्टेड बनता है, मतलब डिजीज बनता है, ये नॉर्मल है, ये भी अच्छा ये नॉर्मल है, ये अफेक्टेड फीमेल है, ये नॉर्मल मेल है, इनकी शादी एक नॉर्मल फीमेल से होती है, जिनसे एक अफेक्टेड मेल होता है, देन फिर फीमेल नॉर्मल, फिर मेल नॉर्मल। क्लियर है क्या? वहीं पर एक मेल, उसी मेल की इसके बच्चों के एक किसी फीमेल शादी होती है, उसमें से नहीं, उसी जनरेशन में किसी और से। तो एक मेल है जो कि अनअफेक्टेड है, एक अफेक्टेड फीमेल है। यहाँ पर क्या है? अफेक्टेड मेल अनअफेक्टेड मेल है, और यहाँ पर क्या आपके पास अफेक्टेड मेल है। क्लियर है क्या? बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न। तो आपके पास ये ऑटोसोमल भी हो सकती है और ये सेक्स लिंक्ड होती है। मतलब ऑटोसोमल मतलब क्या? अपने पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होती है, जिनमें से 22 पेयर क्या होती है? ऑटोसोमल होती है। 1 पेयर क्या होती है? सेक्स क्रोमोसोम होती है, मतलब XX में फीमेल में
XY मेल में, इसको बोलते हैं सेक्स लिंक या एक्स लिंक क्रोमोसोम। क्लियर है क्या? ऑटोसोम में ये डोमिनेंट भी हो सकता है या फिर ये रिसेसिव भी हो सकता है। तो रिसेसिव कंडीशन हमेशा रिसेसिव कैरेक्टर हमेशा होमोजाइगस कंडीशन पे एक्सप्रेस करती है, लेकिन डोमिनेंट कंडीशन चाहे अकेला भी क्यों ना हो या फिर दोनों सेम क्यों ना हो, ये दोनों केस में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। सेक्स लिंक में क्या है? सेक्स लिंक डोमिनेंट का मतलब कि दोनों में हो या एक ही में हो, मतलब फीमेल के केस में चाहे दोनों में हो या कुछ इस तरीके से हो, ये दोनों केस में, इस केस में भी एक्सप्रेस करेगा फीमेल में, इस केस में भी फीमेल में एक्सप्रेस करेगा, लेकिन मेल्स में इस तरीके से ये तो इसमें हम लोग आपके पास क्या होगा? ऑटोसोमल हो गया, आपके पास क्या हो गया? सेक्स लिंक हो गया। ठीक है, तो इसमें जो डोमिनेंट वाला होता है, अगर ये मेल में अगर अकेला इसमें एक ही एक्स है, चाहे इसी में इसमें हो गया तो भी एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि दो एक्स है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर दो एक्स की बात करेंगे। जहाँ पर बात करें रिसेसिव कैरेक्टर की, तो फीमेल में रिसेसिव कैरेक्टर को डोमिनेंट होने के लिए दोनों में होना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम लोग मेल्स की बात करें, इसमें एक अकेला है, दूसरा एक्स हो नहीं सकता। अगर इसमें अकेला भी एक अकेला केस है जहां पर इस तरीके से आपके पास क्या होगी? अकेला भी ये एक्सप्रेस कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। इसमें पहले आपके पास मेंडेलियन डिसऑर्डर है, दूसरा है आपके पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर इट कैन बी ट्रेस्ड इन अ फैमिली बाय द पेडिग्री एनालिसिस। जैसे आपका एग्जांपल है हेमोफीलिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, थैलेसीमिया है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास मेंडेलियन डिसऑर्डर। इट कैन बी डोमिनेंट, इट कैन बी रिसेसिव। मतलब ये जो डिसऑर्डर आपके पास होते हैं, ये डोमिनेंट भी हो सकता है या रिसेसिव भी होता है। मतलब इन जनरल हम लोग कह सकते हैं कि जो डोमिनेंट होता है वो क्या करते हैं? जनरेशन को स्किप नहीं के बराबर करते हैं। मतलब वो अगर कोई अफेक्टेड है तो जनरली वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही करेगा। रिसेसिव को होने के लिए ये होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है, पर डोमिनेंट होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस करता है और हेटेरोजाइगस में भी एक्सप्रेस करता है। सो अंडर दिस वे इट कैन बी autosomal or sex linked or X linked. So we have four types of mode for a disease। जैसे कि ऑटोसोमल डोमेन हो सकता है, इनके कुछ कैरेक्टर्स हैं, इनके बिना पर हम लोग, अच्छा क्वेश्चन के लिए हम लोग ना अलग से पेडिग्री एनालिसिस में एक वीडियो बनाएंगे और उसको हम लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, सो इन दिस ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या होगी? इट विल नॉट स्किप जनरेशन। इट विल नॉट स्किप जनरेशन मीन्स वी कैन से कि हर जनरेशन में आपको ये अफेक्टेड होगा, मतलब कि कोई ना कोई प्रोजेनी अफेक्टेड होगा ही होगा। इसमें क्या एक फीचर क्या है कि अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। मतलब ये है कि कोई पेरेंट्स अगर अफेक्टेड है, मान लो कोई पेरेंट्स अगर अफेक्टेड है, तो इनके बच्चे में ये नॉन अफेक्टेड मतलब कि हेल्दी हो सकता है, मतलब ये कैरियर या अनअफेक्टेड हो सकता है। एग्जाम्पल आपके पास इसका हंटिंगटन डिजीज है, या इसको हम लोग हंटिंगटन कोरिया भी बोलते हैं। दूसरा आपके पास मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है, जहां पर मसल्स की डिजेनरेशन होती है, या एक बार कॉन्टेक्ट करके तो रिलैक्स होगा नहीं। क्लियर है क्या? दूसरा आपके पास एकॉन्ड्रोप्लेजिया, ये सब के सब क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। तो नीट में यहाँ से ऐसे सवाल पूछे जाती है, कौन सा ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कौन सा ऑटोसोमल रिसेसिव है, या आपको पेडिग्री चार्ट दे देगा, पूछेगा कि ये कौन सा चार्ट है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट बात करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव मतलब क्या? ये होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जो इनके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होगी वो होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। पहला आपके पास क्या है? स्किप जनरेशन। मतलब ऑटोसोमल डिसऑर्डर का क्या प्रॉब्लम है कि ये जनरेशन को स्किप करता है। क्लियर का मतलब जरूरी नहीं कि हर जनरेशन में प्रेजेंट होगा, इट में स्किप जनरेशन। जनरली ऐसा होता है कि वो जनरेशन को स्किप करता है। दूसरा क्या है? अनअफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। मतलब ये हुआ कि पेरेंट्स अगर अनअफेक्टेड है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कैरियर हो सकता है। अगर दो कैरियर मिल गया तो बच्चे अफेक्टेड हो सकते हैं। क्लियर है क्या? एग्जांपल है आपके पास सिस्टिक फाइब्रोसिस, दूसरा क्या है? सिकल सेल एनीमिया। तो इसके रिगार्डिंग नीट में सवाल पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट मतलब क्या? this is a disorder related to X chromosome. So in this the disease never transfer from father to son.
मतलब ये इसकी वजह क्या है, ये फादर से सन पे नहीं जाएगा। सो ऑल डाउटर्स ऑफ एन अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड, क्योंकि फादर से डाउटर के लिए क्या एक्स ही जाएगा, फादर से एक्स क्रोमोसोम जाएगा डॉटर के पास, और तो क्योंकि अगर फादर से सन को जाना होता तो वहां पर वाई क्रोमोसोम है और ये वाई लिंक है नहीं, इसलिए एक्स लिंक डोमिनेंट ये नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर एक्स लिंक डोमिनेंट होगा तो फादर टू सन पे ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि वहां पे फादर टू सन के लिए वाई क्रोमोसोम जाता है और हम लोग यहाँ पे वाई क्रोमोसोम की बात कर ले रहे हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपके पास क्या है, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। अगला बात करते हैं हम लोग एक्स लिंक्ड रिसेसिव। क्या बात करते हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, दिस इज ए डिजीज व्हिच एक्सप्रेसेस इन होमोजाइगस कंडीशन। इसमें क्या है कि मेल्स आर मोर अफेक्टेड, मेल्स आर मोर अफेक्टेड, क्लियर है क्या, इन दिस द मेल्स आर मोर अफेक्टेड। हाँ, द डिजीज टेंड्स टू ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू सन एंड फादर टू डॉटर। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं क्रीज करो, फादर टू मदर, व्हाट वी कैन से, टेंड्स टू ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू सन, मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल, इस तरीके से ट्रांसफर होगा। दिस डिजीज नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू फादर और मदर टू डॉटर। एग्जाम्पल आपके पास है हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद। बाय बाय।